फिलहाल समाचार टुडे ये पूछ रहा है कि आखिरकार मायावती को क्या दिक्कत है नोटबंदी से। कहीं वो आरोप समझ नहीं आता कि धर्म की बात हमेशा क्यों की जाती है। सवाल मेरा सीधा सा ये है कि विवादित मुद्दों को हवा क्यों दी जाती है। जनता के मुद्दे आखिर देश आपका जवाब जानना चाहता है। आपको जवाब देना होगा, आपको जवाब देना होगा, आपको जवाब देना होगा। सीधा सा आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी यूपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब। इनसे और तमाम सवाल करेंगे। लक्ष्मीकांत जी, पहला सवाल अब मेरा यही है, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है बीजेपी कितना लेकर जाएगी? आप लोगों ने 280 प्लस टारगेट रखा हुआ है। क्या लगता है कि जिस तरीके से आपको लोकसभा चुनाव में कामयाबी मिली थी उस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में ही मिल पाएगी? निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हम 265 प्लस का टारगेट लेकर चले थे। आज की तारीख में हम 300 से ऊपर हैं। लोकसभा में जो हमको 71 सीट मिली थी उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 337 विधानसभाओं में हमको बढ़त मिली थी और आज हम 300 सीटें जीतने की स्थिति में आ गए हैं। निश्चित तौर पर सबका साथ सबका विकास का केंद्रीय नारा उत्तर प्रदेश में भी गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक चलेगा और विकास जाति, धर्म, पंथ और पूजा पद्धति के भेदभाव के बिना होगा। ये उत्तर प्रदेश की जनता को हम विश्वास दिला रहे हैं। बिल्कुल, चलिए, उम्मीद है कि जिस तरीके से आप लोग लेकर चल रहे हैं कि आपको कामयाबी मिलेगी, उत्तर प्रदेश में मिले, आपकी नीतियां काम आएंगी, जनता आपका समर्थन करेगी, तो वो इलेक्शन के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन एक बुनियादी सवाल एकदम से मेरे दिमाग में फिर लौट कर आया है कि नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया तमाम विधायकों, सांसदों को कि अपने खातों का ब्यौरा वो अमित शाह जी को सौंपे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, 8 नवंबर से लेकर अब तक का। सवाल ये है कि 8 नवंबर से ही क्यों किया गया? उससे अगर 1 नवंबर से कर देते तो उसमें क्या दिक्कत थी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक से लेकर 8 नवंबर के बीच काला धन सारा साइड में कर दिया गया हो? 8 नवंबर उस दिन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी। मैं विपक्षी दलों के भ्रम के जाल से उनको निकालना चाहता हूं। 8 तारीख को जब बैंक बंद हो गए थे, बाजार बंद हो गए थे, शेयर बाजार बंद हो गए थे, सब कुछ बंद था, तो अचानक प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया था। अगर ये बात ना होती तो पक्षपात मान सकते थे। और राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री जी ने बड़ी मार्मिक अपील की थी राष्ट्र के आर्थिक स्वातंत्र्य के लिए। और हम लोगों से इसीलिए मांगा गया कि 8 तारीख को जो बैलेंस था मेरा 5 बजे बैंक बंद होने के समय, अगर 9 की सुबह से कोई मेरा ट्रांजैक्शन है और वो ट्रांजैक्शन सामान्य परंपरा नियमों के विपरीत है या मेरे खाते में जो चलता रहा है उसके विपरीत है, तो जरूर मेरे पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। मैंने तो 30 तारीख तक का हिसाब प्रथम दृष्टया भेज दिया है। अब पता लगा कि दोबारा कोई फॉर्मेट आ रहा है, उस फॉर्मेट पर भी मैं अपना हिसाब भेज दूंगा। और मैं तो प्रतिवर्ष विधानसभा में भी नियमानुसार अपना हिसाब देता हूँ जो उत्तर प्रदेश सरकार के गजट में छपता है। बिल्कुल, ऐसे नेताओं की जरूरत है देश को, दरअसल जो पारदर्शिता से काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। अब एक और सवाल मेरा आ जाता है, उत्तर प्रदेश से जुड़ा है, काफी बड़ा मुद्दा है राम मंदिर का मुद्दा। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का भी बयान आता है। वो भी कहते हैं, योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं हाजी राम मंदिर बनेगा, मोदी के कार्यकाल में बनेगा, दावे ठोक ठोक कर कहते हैं। आप ये बताइए, अगर आपको पता है, जब बीजेपी नेताओं को इस बात का पता है कि कोर्ट में विचाराधीन है पूरा मामला, कोर्ट इसका फैसला करेगा, तो खामखा उन लोगों की बयानबाजी पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती? निश्चित तौर पर राम का मंदिर, राम एक आस्था का प्रश्न है और राम में आस्था रखने वाले लोग प्रत्येक राजनीतिक दल में, ऐसा नहीं कि केवल भाजपा ने ठेका ले रखा राम का, राम में आस्था रखने वाले लोग सभी राजनीतिक दलों में हैं। राम का मंदिर बने, ये भाजपा का उद्देश्य है। राम का मंदिर बनेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता, ये भी मैं कहने को मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं संवैधानिक पद पर हूं, दायित्व के साथ हूं, विधायक हूं।
इसलिए ये बात कहने में भी मुझे कोई संकोच नहीं कि जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है तो जब तक वहाँ का निर्णय ना आए तब तक उस पर कोई चर्चा करना उचित नहीं है। एक बात जरूर कहना चाहूँगा, माननीय उच्च न्यायालय से तो फैसला हमारे पक्ष में आया है। जमीन के नीचे 200 मीटर तक का एक्सरे करने पर वहाँ महल के प्रमाण मिले हैं। जो हम कहते थे कि किसी ने उसको गिराकर उसके ऊपर मस्जिद की निर्माण किया है, वहाँ पहले मंदिर था या महल था, वो बात तो साबित हो गई है। लेकिन फिर भी क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में अपील है, जब तक वहाँ का निर्णय ना जाए तब तक नहीं कह सकते। और एक बात फिर मैं कहना चाहता हूँ, राम का मंदिर तो बनेगा, न्यायालय के निर्णय के अधीन बनेगा, ये बात तो ठीक हो सकती है, लेकिन राम करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, किसी एक दल विशेष के हिंदुओं की आस्था का प्रतीक नहीं है। बिल्कुल, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा है बीजेपी के लिए और हर बार इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की गई। अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस वक्त भी राम के नाम पर कोई चुनाव नहीं हुए थे और इस वक्त भी शायद ये उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ, बयानबाजी होती रहती है। अब मैं समाजवादी पार्टी की कलह के ऊपर आऊंगा। नोटबंदी से पहले का अगर हम जिक्र करें तो समाजवादी पार्टी में एक नाटकीय वो चल रहा था सब कुछ के, चाचा रूठ गए, भतीजे रूठ गए, इसने उसे निकाल दिया, उसने इसे निकाल दिया। लेकिन जैसे ही नोटबंदी हुई वैसे ही सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो गया। क्या लगता है, सब प्रोजेक्टेड था या फिर ये वाकई में सब कुछ हो रहा था? सत्ता का संघर्ष था और उस संघर्ष में धृतराष्ट्र की भूमिका में कौन, दुर्योधन की भूमिका में कौन, ये तय नहीं हो पा रहा था। और इसी दौर में नोटबंदी हो गई तो मुद्दा खत्म हो गया जिस पर वो संघर्ष कर रहे थे। सत्ता का संघर्ष घर के भीतर था और हमें धन्यवाद देना चाहिए समाजवादी पार्टी को, भाजपा का, नरेंद्र मोदी का, कि उनके घर की कलह जो सड़क पर सतह पर चल रही थी और वो कलह एक झटके में समाप्त हो गई। और अगर वो नोट काले धन के कारण नहीं थे तो समाप्त क्यों हुई, ये जवाब भी समाजवादी पार्टी को देना चाहिए। चलिए, अब विधानसभा चुनाव के दावेदारों पर आ जाते हैं। विधानसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में अगर हम देखें तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का भी हम दौरा कर रहे थे, हम समाचार टुडे की टीम ने दौरा किया, तो हम देखते हैं कि एक एक सीट पर 50-50 दावेदारों ने अपने होर्डिंग्स लगवाए हुए हैं, फोटो लगवाई हुई है, जिनका खुद का कोई वजूद नहीं है, जिन्हें कोई नहीं जानता है, लेकिन वो अपने आप को दर्शा रहे हैं कि वो टिकट के दावेदार हैं। क्या लगता है, कैसे आप लोग इस चीज़ से निकल पाएंगे, कैसे चुन पाएंगे सही कैंडिडेट आप लोग? भारतीय जनता पार्टी में टिकट कभी होर्डिंग के आधार पर नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी जमीन से लेकर ऊपर तक एक संगठन बना हुआ है। संगठन में कार्यकर्ताओं का मत जानकर और उसके बाद विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए जो जीतने वाला उम्मीदवार होता है उसे टिकट मिलता है। शेष जो लोग टिकट मांगने में गंभीर लोग होते हैं उनका मान मनोबल करके समझाने बुझाने का काम भी होता है। चलिए, एक और मैं आता हूँ, ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का ये मामला है, कुछ 3 महीने पुराना मामला है। आपके मुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल विधायक हैं बीजेपी के, उनके ऊपर एक मिर्ची कांड की खबर आई थी लगभग 3 महीने पहले। 3 महीने बाद एक आरोपी जो जेल गया था वो जेल से वापस आता है और कहता है सब कुछ प्रोजेक्टेड था, कपिल देव अग्रवाल ने कहकर फायदे लालच देकर मुझे अपने ऊपर मिर्ची डलवाई थी। नहीं लगता आपको कि जो मोदी जी के सिद्धांत हैं उन सब के साथ ऐसे लोग समझौता कर रहे हैं? ऐसे लोगों को क्या पार्टी में होना चाहिए? क्या ऐसे लोगों के ऊपर पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सच तो ये है कि प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व से मुक्त होने के बाद मेरा कार्य का क्षेत्र और दायरा मेरठ, इसलिए मेरठ के बाहर क्या घटा मेरी जानकारी में भी नहीं और उस पर कोई टिप्पणी करना उपयुक्त भी नहीं है। चलिए, अब प्रदेश अध्यक्ष वाला ही सवाल पूछ लेता हूँ। आप थे, आपकी एक अच्छी भूमिका थी, आपने लोकसभा चुनाव में भी आप मोदी जी के साथ रहे, अमित शाह के साथ रहे, तमाम रैलियों को आपने ज्वाइन किया, लेकिन अचानक से केशव प्रसाद मौर्य को ले आना, इसकी क्या वजह मानते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है इसमें आंतरिक लोकतंत्र भी है। 3 माह के बाद बूथ से लेकर प्रदेश तक और राष्ट्रीय स्तर तक का चुनाव की प्रक्रिया होती है। उस क्रम में 3 साल का कार्यकाल मेरा था। 4 साल तक पार्टी ने मुझ पर विश्वास रखकर मुझसे काम लिया और स्वाभाविक चुनाव की प्रक्रिया होते हुए जैसे ही प्रदेश में चुनाव की परिस्थिति आई पार्टी ने निर्णय लिया। और दूसरी बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य जी के सामने जब किसी का नामांकन ही नहीं आया तो स्वाभाविक है कि अनअपोज उनको प्रदेश अध्यक्ष बनना था। और भाजपा में ये परंपरा नहीं है कि अगर संगठन का निर्णय कोई हो जाए तो कोई दूसरा नामांकन करेगा। ये खुशी की बात है कि अगर पार्टियां ऐसे काम कर रही हैं और संगठन के रूप में काम किया जा रहा है। एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा, विधानसभा चुनाव है और मुख्यमंत्री का कैंडिडेट अभी तक भाजपा की तरफ से डिक्लेयर नहीं किया गया है, कौन हो सकता है? तमाम नाम सामने आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ हो, इधर आपकी स्मृति ईरानी हो, राजनाथ जी का भी नाम सामने आया है, हमने सूत्रों के हवाले से आपका भी नाम सुना, तो क्या कौन हो सकता है कैंडिडेट? देखिए, समाजवादी पार्टी के पास तो एक उम्मीदवार, बहुजन समाज पार्टी के पास एक उम्मीदवार,
और कांग्रेस लाई है दिल्ली से उधार लेकर। भारतीय जनता पार्टी के पास कम से कम 1000 ऐसे कार्यकर्ता हैं जिसके बारे, उनमें से किसी एक के बारे में भी अगर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा कि ये मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा भाजपा का, वही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा और वह मुख्यमंत्री के रूप में अपने को साबित करेगा कि राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय जो था वो ठीक निर्णय था। चलिए, कांग्रेस ने अभी एक यात्रा निकाली हुई है। पहले राहुल गांधी की खाट यात्रा चली। खाट यात्रा में लोग खाट उठाकर भागते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस कह रही है 27 साल से उत्तर प्रदेश बेहाल है और उत्तर प्रदेश की बेहाली को अगर कांग्रेस आएगी सत्ता में तो उस बेहाली को ठीक कर देगी। कैसे देख रहे हैं आप? 27 साल यूपी बेहाल का नारा देने वाली कांग्रेस ये भूल गई कि पिछली यूपीए सरकार को चलाने में उत्तर प्रदेश को बेहाली की स्थिति में ले जाने वाली बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की बैसाखी में दिल्ली की सरकार टिकी हुई थी, तब नहीं समझ में आया था। आज यूपी बेहाल दिख रहा है, तब उनसे यूपी में सरकार चला रहे थे, दिल्ली में समर्थन ले रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं इन यूपी बेहाल कहने वालों से, अरे खाट यात्रा में तो जनता ने खाट खड़ी कर दी, अब अनुसूचित परिवारों में जा रहा हूं यात्रा करने के बाद, बुढ़ापा आ गया कांग्रेस संगठन का। आज उनकी स्थिति ये आ गई है कि उनको अनुसूचित वर्ग में काम करने जा रहा। अगर अनुसूचित वर्ग के लिए ईमानदारी से काम किया होता, उस समाज की बेहतरी के लिए काम किया होता, उसको वोट बैंक और वोट ना समझा होता, तो शायद आज उनको इस तरह से गिड़गिड़ा के जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, चलिए हम किसानों की बात करते हैं, अन्नदाताओं की बात करते हैं। अन्नदाताओं की बेहतर स्थिति करने की बात हो रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, आप लोग सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी इलाका है, बुंदेलखंड है, उसकी स्थिति इतनी बेकार है कि वहाँ पर किसान हर साल पलायन कर रहा है, अपनी ज़मीन छोड़ रहा है, ज़मीन बंजर हो रही है। ऐसे में अगर सरकार आती है बीजेपी की तो उत्तर प्रदेश में आप लोग किसानों के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? उत्तर प्रदेश में जो क्राइम बढ़ रहा है उसके लिए क्या कुछ करने वाले हैं? किसान की इतनी खराब हालत के लिए जिम्मेदार है पिछले 15 साल से सपा बसपा सपा की सरकार है। एक दिन भी किसान के लिए गेहूं खरीद केंद्र, धान खरीद केंद्र नहीं चालू किया सरकार ने। नाम मात्र को खोले गए, दलालों के हाथ से, बिचौलियों के माध्यम से किसानों का उत्पीड़न करके धान और गेहूं खरीदा गया। बहुजन समाज पार्टी का तो किसान से कोई मतलब भी नहीं था। अरे भारतीय जनता पार्टी, इसने गन्ना किसान के भुगतान के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 6000 करोड़ रुपए दिया। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई, हिंदुस्तानी संसार के इतिहास में ऐसी फसल बीमा योजना नहीं आई। यदि किसान फसल नहीं बो सका और उसकी 1 एकड़ में 10,000 रुपए की आमदनी होनी चाहिए तो 10,000 का बीमा उसका हो रहा है 1,500 रुपए प्रीमियम पर केवल। और अगर फसल बो दी खराब हो गई तो प्रीमियम है। फसल कट गई है, खेत में पड़ी है, खलियान नहीं पहुंची, खराब हो गया तो बीमा पेमेंट कर रहे हैं। 1.5% से और 2.5% पर प्रीमियम और 100% का बीमा, ये पहली बार। और ना पटवारी की जरूरत, ना कानूनगो की जरूरत, अपने मोबाइल से फोटो खींचो और भेज दो उस ऐप के माध्यम से। 15 दिन के भीतर 25% मुआवजा आ जाएगा और शेष 75% प्रोसेस होकर आएगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी की सरकार से, प्रधानमंत्री की फसल बीमा योजना 1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में लागू होनी चाहिए थी, 30 जून तक बीमा कंपनी को ठेका नहीं दिया इन्होंने। तो किसानों की बदहाली के लिए जिम्मेदार उत्तर प्रदेश में यदि कोई सरकार है तो समाजवादी पार्टी है। बिल्कुल। चलिए, एक बुनियादी सवाल और पूछ लेता हूँ। उत्तर प्रदेश में हम अगर बात करें तो आपका क्राइम लगातार बढ़ रहा है। क्राइम के हम देख रहे हैं होर्डिंग से बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं, अब नहीं सहेंगे अत्याचार, अब की बार परिवर्तन लाकर रहेंगे। बेरोजगार, पलायन, इतनी बुरे तरीके से पलायन हो रहा है कि युवा भाग रहा है। युवा उत्तर प्रदेश छोड़कर कभी दिल्ली जा रहा है, कभी मुंबई जा रहा है, कभी कहीं और जा रहा है, भटक रहा है, वहाँ पर कमा पा रहा है तो तनख्वाह नहीं मिल रही है, बहुत बुरी हालत हो रही है। ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश में स्थितियाँ ठीक हो पाएंगी आने वाले समय में? जहां तक बेरोजगार नौजवानों को की चर्चा आपने की है, चाहे मायावती जी की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, इन दोनों में भ्रष्टाचार से युक्त नौकरी की व्यवस्था बनी है। और उत्तर प्रदेश की जहां तक बात करें, जितनी भी नौकरियां सब में भ्रष्टाचार है या हाईकोर्ट से स्टे है। एक अनिल यादव नाम का व्यक्ति था, रहने वाला आगरा का, और जब लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बना तो इंक्वायरी कराई मैनपुरी से, इससे ज्यादा नंगी आंखों का बेईमानी नहीं हो सकती। और उस अनिल यादव के कार्यकाल में 39 रिजल्ट घोषित हुए लोक सेवा आयोग के, 39 के 39 रिजल्ट हाईकोर्ट ने स्टे कर दिए। इस शर्म की बात नहीं है सरकार के लिए। और आखिर में बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले अनिल यादव, आखिर उनको हाईकोर्ट के आदेश के तहत जाना पड़ा और सरकार को भी मजबूर होकर उनको हटाना पड़ा।
चलिए लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया समाचार टुडे से बात करने के लिए। तमाम मुद्दों को लेकर आज लक्ष्मीकांत जी से बात हुई। दावा है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी जो उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देगी, एक रोजगार देगी युवाओं को, और जो क्राइम है क्राइम को लेकर क्राइम को कंट्रोल भी किया जाएगा, अन्नदाताओं की स्थिति को ठीक भी किया जाएगा। उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा और उत्तर प्रदेश इसी बदलाव का शायद इंतजार कर रहा है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ मैं नकुल चतुर्वेदी, समाचार टुडे।